cytokine barrier. Virus infected cell secrete protein called interferon which protect non-infected cell from further viral infection. मतलब जो वायरस इन्फेक्टेड सेल था वो वायरस इन्फेक्टेड सेल जिस पे अटैक किसने किया, वायरस ने किया। अब ये वायरस इन्फेक्टेड जो सेल है, इस सेल ने क्या किया, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है इस सेल ने क्या किया, इस सेल ने इंटरफेरॉन बनाए। इस सेल ने क्या किए, इंटरफेरॉन, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसने क्या बनाया, इंटरफेरॉन, INF मैं बोलता हूँ, इंटरफेरॉन बनाए। जो इंटरफेरॉन होंगे वो एडजेसेंट सेल जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसको इन्फेक्शन होने से रोकेगा। कैसे, ये इंटरफेरॉन इस नॉन इन्फेक्टेड सेल के पास जाएगा और इस सेल में क्या बनवाएगा, इस सेल में TIP बनवाएगा, दैट इज ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन होंगे ये इस नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचा लेंगे। मतलब काम कुछ ऐसा है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो तो खुद तो मर जा रहा है लेकिन सामने वाले सेल को मरने से रोक रहा है। द T cell themselves do not secrete antibody but help B cell to produce them। मतलब जो T सेल है वो खुद तो एंटीबॉडी नहीं सिक्रीट करते, हमको पता है कि जो एंटीबॉडी है वो B सेल सिक्रीट करते हैं, लेकिन ये जो T किलर होते हैं और T हेल्पर होते हैं उसमें जो T हेल्पर होते हैं वो हेल्प करते हैं B सेल को टू सिक्रीट एंटीबॉडी विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। कुछ केमिकल निकालते हैं T सेल्स जो कि B सेल्स को हेल्प करते हैं टू रिलीज एंटीबॉडी और टू सिंथेसाइज एंटीबॉडी। तो डिफरेंस हमको पता होना चाहिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में। तो इम्यूनाइजेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म। इम्यूनाइजेशन के अंदर दो चीज़ें आती है। इम्यूनाइजेशन का मतलब एक तो पहला कंडीशन जिसमें हम एंटीजन इंजेक्ट करें बॉडी में जिससे अपनी बॉडी खुद क्या बनाए, एंटीबॉडी बनाए, तो जिसको हम वैक्सीनेशन कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वैक्सीनेशन कहेंगे। और दूसरा अगर हम उसको प्री फॉर्म एंटीबॉडी, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी दे दें तो वो क्या करेगा, वो एंटीजन को आने से और एंटीजन को ख़त्म करेगा, प्री फॉर्म एंटीबॉडी। सो इम्यूनाइजेशन इज अ ब्रॉड टर्म और उसके अंदर कौन आता है, वैक्सीनाइजेशन। while we still do not understand the basis of this two corollaries। तो यहाँ पे हमने को दो मतलब ये कोरोलरीज का वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। ये कोरोलरीज वर्ड का मतलब होता है थ्योरीज और कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट। टू कोरोलरीज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू अंडरस्टूड। तो दो थ्योरीज हो सकते हैं या दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे, पहला द हायर वर्टिब्रेट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो अपने और पराये में अंतर कर सकते हैं। वो सिर्फ पराये को ही मारते हैं, वो सिर्फ पराये को ही मारते हैं। दे गिव रिस्पॉन्स ओनली द नॉन सेल्फ। सेल्फ को वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। पहला कोरोलरी है, पहला कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट, sometime due to genetic and other unknown reason the body attacks self। कभी कभी जो अपनी बॉडी है वो अपनी बॉडी के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स लेती है, अपनी बॉडी को मारने लग जाती है। तो दिस रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज। तो एक याद होना चाहिए, रिमिटेड आर्थराइटिस विच अफेक्ट मैनी पीपल in our society is an autoimmune disease where the antibodies formed against the synovial membrane। यहाँ पे both bone marrow and thymus provide the microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte।
तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये समझ लें कि माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब है जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंडीशन, टी लिम्फोसाइट एक सेल है, उस सेल के लिए जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंडीशन है उसे हम माइक्रो इन्वायरमेंट यहाँ पे कह रहे हैं। तो जो इनिशियल माइक्रो इन्वायरमेंट है वो बोन मैरो प्रोवाइड कर रहा है टी लिम्फोसाइट के लिए, और जो फाइनल माइक्रो इन्वायरमेंट है और रिक्वायर्ड सेट ऑफ कंडीशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, थाइमस है। क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट प्रिकर्सर सेल्स होती है वो बोन मैरो में होती है, और उसके बाद जो टी लिम्फोसाइट होता है वो माइग्रेट कर जाता है तो थाइमस, फिर वहाँ पे उसका क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। ओरिजिन हो रहा है माइक्रो बोन मैरो में, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है थाइमस में। अगर इसी जगह पे अगर हमारे पास बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बी लिम्फोसाइट होते तो हमारे पास ओनली बोन मैरो इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। तो हम बोल सकते थे कि जो बोन मैरो था इट इज द ओनली माइक्रो इन्वायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बी लिम्फोसाइट। रेट्रोवायरस, HIV, पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV की बात करते हैं। पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV का मतलब है कैसे HIV एंटर करता है और कैसे HIV अफेक्ट करता है सेल्स को। तो HIV एक ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। और रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके पास इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज जेनेटिक मटेरियल इन द केस ऑफ HIV। सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। वायरल प्रोटीन, ये अपने पास अपने एंजाइम्स खुद लेके आता है। वायरल RNA कोड, जब वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को तो ये क्या करेगा, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। वायरल RNA जब एक सेल में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपने सिंगल स्ट्रैंड RNA से एक सिंगल स्ट्रैंड DNA बनाएगा, फिर वो सिंगल स्ट्रैंड DNA को डबल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट कर देगा। तो जो सिंगल स्ट्रैंड RNA से डबल स्ट्रैंड DNA का बनाने का प्रोसेस है इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करता है। और इस RNA ने और इस रेट्रोवायरस ने अपने पास खुद लेके आया था ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एंजाइम। तो यहाँ पे जब ये डबल स्ट्रैंड DNA बना तो दिस वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड टू द होस्ट जीनोम, मतलब ये जो DNA बना अब ये होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो DNA है मतलब ये जो DNA जो वायरल DNA था वो क्या करेगा, इस होस्ट सेल के जीनोम को हाईजैक कर लेगा और वो अपने हिसाब से अपनी प्रोटीन बनाना चालू कर देगा। द न्यू RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। RNA बनाएगा फिर RNA से प्रोटीन बनाएगा। तो RNA कुछ बचा के रख लेगा अपने नए जीनोम के लिए और कुछ RNA से वो प्रोटीन बना लेगा। न्यू RNA is produced by the infected cell। सही, न्यू वायरस आर प्रोड्यूस। अभी जो न्यू वायरस होंगे वो दूसरे सेल को अफेक्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि जब ये रप्चर करके जो वायरस निकलते हैं सेल से, तो ये जो प्रोसेस है कि अफेक्ट करे, अटैक करे और वहाँ पे रेप्लिकेट करे, ये चलता है मैक्रोफेज में भी और ये चलता है टी हेल्पर में भी। ये चलता है मैक्रोफेज में भी और ये चलता है टी हेल्पर में भी। ये मैक्रोफेज में भी चलता है और ये टी हेल्पर में भी चलता है। लेकिन बात यहाँ पे गौर करने की ये है कि जो मैक्रोफेज है उसकी रिजनरेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो वो जब रप्चर होके वहाँ से RNA जो वायरस निकलेंगे तो जो मैक्रोफेज होगा अपने आप को फिर से रिपेयर कर लेगा, लेकिन जो टी हेल्पर होंगे वो अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। कब, जब वहाँ से RNA और मैंने बोला जब वायरस वहाँ से रप्चर करके जब टी हेल्पर को निकलते हैं तो वो टी हेल्पर अपने आप को रेप्लिकेट और रिपेयर नहीं कर पाते। इसीलिए टी हेल्पर का नंबर कम होते जाता है और मैक्रोफेज लेकिन अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। तो टी हेल्पर का नंबर बहुत ही कम हो जाएगा। और नीचे में एक एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है नोट करके, और ये नोट में लिखा है इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रिप्लिकेटेड एंड रिलीज। ये जो चीज है ये मैक्रोफेज के लिखी है। जो इन्फेक्टेड सेल है मतलब इन्फेक्टेड मैक्रोफेज है वो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन जो RNA और उनसे जो वायरस बने वो रेप्लिकेट करेंगे और वो निकले जाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे और रिलीज हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो मैक्रोफेज है उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पास जो रिपेयर करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू टी हेल्पर। इससे तो हमने क्या बोला है, मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री बोला है। उस वायरस ने मैक्रोफेज को इस्तेमाल किया एज अ फैक्ट्री टू सिंथेसाइज इट्स RNA एंड प्रोटीन।
तो ये नीचे में जो नोट लिखा है वो किस चीज़ के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये मैक्रोफेज के लिए लिखा है, ये मैक्रोफेज के लिए लिखा है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न। ये कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न का मतलब हिंदी में इसका अर्थ होता है जानबूझ के। ये हमेशा ऐसा नहीं है जैसे कि हमने बोला कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सर्दी बुखार ऐसा नहीं होता कि भाई मुझे पता था कि यहाँ पे जाके सर्दी हो जाएगा, इस जगह में जाऊँगा, कोई भीड़ भरा का इलाका था, वहाँ मैं गया और मुझे सर्दी हो गई, तो मेरे को थोड़ी नहीं पता था कि वहाँ पे सर्दी वाला कोई पेशेंट था और मेरे को सर्दी हो जाएगी, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये क्या है, ये नॉन कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न है, हमको पता नहीं था, हमने जानबूझ के हमारे को कॉमन कोल्ड नहीं हुआ। लेकिन एड्स ऐसा नहीं कि जो आपको बिना अनजाने में हो जाएगा। एड्स कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से होता है, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, जो कि हम जानबूझ के कर सकते हैं। और दूसरा ये इन्फेक्टेड नीडल, अगर कोई ड्रग इन्फेक्टेड नीडल से ले रहा है या फिर ड्रग इंजेक्ट कर रहा है नीडल से, तो ये जानबूझ के कर रहा है। सो इट इज स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न, मतलब जानबूझ के, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि हमेशा ये जानबूझ के हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो रहा है तो उस फीटस की कोई गलती नहीं थी कि उसको एड्स हो गया। यहाँ पे एक लाइन भी लिखती है, देयर इज द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट इज राइटली टू से डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मतलब देखो, डॉक्टर्स की एक टीम थी जिन्होंने क्या किया कैंपेनिंग वैंपेनिंग किया और लोगों को ये समझाया कि ये भाई प्रिकॉशंस है, ये आपको नहीं करने और ये करने। फिर भी कुछ लोग या फिर बहुत कम परसेंट में लोगों ने बात नहीं मानी और वो प्रिकॉशंस को ध्यान में नहीं दिया, तो फिर वो उनकी गलती थी कि उनको एड्स हो गया, और अगर एक बार एड्स हो गया तो फिर मरना तो तय है। सो डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, दैट इज सेड फॉर एड्स। देयरफॉर the patient are given some substance called as biological response modifier such as alpha interferon, which activate their immune system and help in destroying the tumor cell। मतलब हम क्या देते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं। कि देखो, जो कैंसर सेल होते हैं वो अपनी बॉडी से, हमने बॉडी कैंसर सेल को डिटेक्ट नहीं कर सकती, उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि कैंसर सेल को डिटेक्ट ना करे। तो हम क्या करते हैं, उसको उतनी ताकत देते हैं कि वो क्या कर सके, कैंसर सेल को डिटेक्ट कर सके। उनको क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। इसे तो मैंने बोला बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर देते हैं उनको क्या करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में एक एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन का, जो कि अपनी बॉडी को ये बोलता है और इसको इन्हांस करता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है कि वो अपने ट्यूमर सेल को या फिर कैंसर सेल को क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। पेज नंबर 162, द मिसयूज ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, anabolic steroid and diuretics and certain hormone in the sport to increase the muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। तो यहाँ पे नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब हमको समझना जरूरी है, एनाबोलिक स्टेरॉइड का मतलब हमको जानना जरूरी है, और डायूरेटिक्स का मतलब हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर पेन किलर, और नार्कोटिक है मतलब इसकी लत लग जाती है। तो हमने बोला जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ पाने के लिए, जैसे परफॉर्मेंस है, कोई चोट लगे किसी को ना, रेस में दौड़ रहे थे चोट लग गई, तो तुरंत रिलीफ पाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का, टू मेंटेन देयर परफॉर्मेंस। लेकिन ये इलीगल है, पहला। और दूसरा एनाबोलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल किसी से, मेनली इसमें स्टेरॉइडल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एनाबोलिक नेचर का होता है, मतलब ये ग्रोथ करता है मसल का, एग्रेसिवनेस को इंप्रूव करता है। तो हमने बोला ये क्या करेगा, ये अपने को एग्रेसिव बनाएगा, तो उसकी एथलेटिक प्रॉपर्टी जिससे इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का। और डायूरेटिक्स, तो डायूरेटिक्स कैसे समझते हैं, अपने पास क्या है, सपोज कल क्या है ना, बॉक्सिंग का मैच होना है। अगर बॉक्सिंग का मैच होना है, अपने पास 61 kg का, जिसमें 61 kg कैपेसिटी है, कैटेगरी 61 kg कैटेगरी। तो किसी आदमी का अगर वेट 62 है तो क्या करेगा, वो
कल होना है तो आज क्या कर लेगा, वो डायूरेटिक्स ले लेगा, सॉरी डायूरेटिक्स ले लेगा। अब डायूरेटिक्स क्या करेंगे, एक्सेसिव यूरिन करेंगे, बॉडी के वेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वो 62 kg का था, वो 61 हो जाएगा, तो उस कैटेगरी में वो लाइक कर जाएगा, अब वो बॉक्सिंग कर सकता है। तो ये क्या होगा, मिस यूज किया इसने। पेज नंबर 162, इन मेल्स इट इंक्लूड एक्ने, increased aggressiveness, mood swing, depression, reduction in the size of testicles and decreased sperm production। तो दो important जो words हैं, दो important जो sentence हैं वो है reduce in the size of the testicles and decrease in the sperm production। यहाँ पे समझेंगे इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमने बोला जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया, एथलीट्स ने जब एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया तो क्या हुआ, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता गया, तो जो रिसेप्टर्स थे वो उसकी सेंसिटिविटी कम होती गई। अब वो कम अमाउंट से रिस्पॉन्ड नहीं शो करेंगे, वो ज़्यादा अमाउंट के रिस्पॉन्स शो करेंगे। लेकिन जैसे ही अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे ही अब उन्होंने एथलीट लेना छोड़ दिया तो क्या होगा, अब जो सेंसिटिविटी थी रिसेप्टर्स की कम हो चुकी है, अब उनको जो बॉडी में जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बन रहा था वो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अगर उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो जो टेस्टिक्यूल्स का साइज होगा वो छोटा होते जाएगा और जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो छोटा होते जाएगा।